हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आशा करते हैं कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड द वोल्टेज रेगुलेशन। ये टॉपिक भी ट्रांसफार्मर से ही रिलेटेड है और ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे भी यूनिवर्सिटी में इसका डेरिवेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ज़्यादातर डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है और एक बार डेरिवेशन हो जाता है उसके बाद फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन, इसका डेफिनेशन है चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एट स्पेसिफाइड पावर फैक्टर। इसका क्या मीनिंग है? जैसे हमारे पास एक सपोज करिए कि ट्रांसफार्मर है और आपने यहाँ पे V1 इनपुट दिया और आउटपुट पे आपने कोई भी लोड नहीं दिया, तो उस समय यहाँ पर एक वोल्टेज हमको मिलेगा। वो वोल्टेज जो है यहाँ पर जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके बराबर होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोड नहीं लगा है तो सेकेंडरी साइड में कोई भी करंट भी नहीं फ्लो करेगी, और जब करंट नहीं फ्लो करेगी तो E2 और V2 दोनों आपस में बराबर होंगे। इसके बाद आप जब यहाँ पे लोड कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही आप लोड कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगे होते हैं, जो कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डेरिवेशंस में देखे थे जब हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था उस समय, तो वहाँ पर भी कुछ करंट जब फ्लो करेगी तो वहाँ कुछ हल्का सा ड्रॉप होगा, तो वो वही है। यानी कि जब हम नो लोड कंडीशन में रहेंगे तो उस समय V2 की वैल्यू E2 के बराबर होगी, यानी कि नो लोड वोल्टेज हमारा E2 होगा। और जब हम लोड लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया फुल लोड, जैसे ही हम लोड लगाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज कुछ ना कुछ चेंज होगा और उस समय उसका वोल्टेज V2 होगा, तो इसलिए उसको यहाँ पे V2 कहा गया है। नो लोड टू फुल लोड एट स्पेसिफाइड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर स्पेसिफाइड क्यों किया गया? क्योंकि जब भी आप लोड लगाओगे डेफिनेटली उस लोड का कुछ ना कुछ पावर फैक्टर होगा, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाइड पावर फैक्टर कहा गया। तो हमें एक्चुअली में डिफरेंस निकालना है और ये नॉर्मली परसेंटेज में दिया होता है, इसलिए V2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसलिए पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन VR इज इक्वल टू, VR का मतलब है वोल्टेज रेगुलेशन से, तो कितना हो जाएगा E2 माइनस V2 अपॉन V2। ये ही हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। जहाँ पे V2 क्या है देखा, अभी बताया भी था मैंने कि नो लोड टर्मिनल वोल्टेज है, और सॉरी E2, और V2 क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड। इसलिए और नॉर्मली परसेंटेज में भी रहता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। ये जो डायग्राम है इसी का डेरिवेशन से ही, इसी डायग्राम से ही हम लोगों ने ये फेजर डायग्राम बनाया है। तो ये डायग्राम अगर आपको याद हो तो आप चाहें तो पीछे जाके देख लीजिएगा। रेफरिंग जब हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, उस समय ये डायग्राम बनाया गया था रेफर टू सेकेंडरी साइड, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है R02 X02, और यहाँ पर जो हमारा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो E2 है, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो है हमारा V2 है। तो अगर आप ऐसे सोचें कि ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, प्लस यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमारा ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रही है जो कि सेकेंडरी साइड की करंट होती है I2। तो जब हम यहाँ KVL अप्लाई करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब उस एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, तो कहा गया है कि जो लोड है हमारा वो लैगिंग है। लैगिंग क्यों माना गया? कोई ना कोई लोड हमें एज्यूम करना पड़ेगा, और मोस्टली लोड जो होते हैं वो लैगिंग ही नेचर के होते हैं। बहुत कम लोड होते हैं जो लीडिंग नेचर के होते हैं, और रजिस्टिव भी बहुत कम चांस होता है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे लैगिंग दिखाया गया। ऐसा नहीं है, आगे हम जाके उसमें लीडिंग भी एज्यूम करेंगे और रजिस्टिव भी एज्यूम करेंगे, सब करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अगर हम इसको KVL अप्लाई करें, तो KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अब देखिए, तो माइनस से प्लस, तो प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? प्लस से माइनस, तो माइनस I2 इंटू R02 आएगा, लेकिन वो जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा। वैसे ही ये इंडक्टर है तो इसके साथ ऑब्वियस सी बात है J लगेगा, लेकिन यहाँ पर भी करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो प्लस से माइनस, तो माइनस ही आएगा J इंटू I2 X02,
और वो भी जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, x02 प्लस का। तो और यहाँ पे प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस V2 आएगा, लेकिन इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो V2 हो जाएगा प्लस का। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन लिखा गया, और ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रख के ये डायग्राम, ये जो फेजर डायग्राम आपको दिख रहा है, ये बनाया गया। अब ये कैसे बना है उसके लिए देखिए, ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि यहाँ दो तीन चीज़ों को ऐड किया गया। अगर इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, V2 प्लस I2 R02 प्लस J टाइम्स I2 X02। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पे हमें पता चले तीन चीज़ों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें E2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर V2 ड्रॉ किया गया। मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैंने मान लीजिए यहाँ पे V2 ड्रॉ किया। उसके बाद I2 हमें ड्रॉ करना हो, क्योंकि I2 इंटू R02, तो ये रेजिस्टेंस है और उसके अक्रॉस का वोल्टेज है। एक तरफ से RL सर्किट समझिए। तो क्या होगा, हमने यहाँ पे माना है लैगिंग लोड, तो V2 से करंट लैग करेगी। तो ये हमारा सपोज थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा I2। हमें I2 R02 जब बनाना है तो ठीक इस I2 के पैरेलल में ही ये वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पर हम बना लेंगे। अब यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि V2 में हमें ऐड करना है। तो ये हो जाएगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको I2 R02। फिर यहाँ पर J टाइम्स प्लस J लगा है, तो प्लस J का मतलब होता है कि इससे 90 डिग्री। तो इससे 90 डिग्री अगर आप बनाएंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये दिया है ना I2 X02, और ये एंगल जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, E2 मिल जाएगा। तो यही चीज़ है। अब यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, यही चीज़ मैंने थोड़ा बना के दिखा दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये V2 है, I2 R02 और I2 X02। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और ये सारी डॉटेड लाइन से बनाई हैं। तो अभी आप इसका क्या ज़रूरत है, अब यहाँ देखोगे हमें मेनली E2 की वैल्यू निकालनी है। तो E2 निकालने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल OAD, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। आप यहाँ देखें, तो जब इसको कंसिडर करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो OA की वैल्यू जो है वो आप अगर यहाँ देखें, यहाँ गलती से E2 स्क्वायर E स्क्वायर लिख दिया है, तो ये होगा एक्चुअली में E2 स्क्वायर। तो E2 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि OA की वैल्यू E2 के बराबर है। फिर हम यहाँ पे देखें तो AD वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए हमें। तो ये वैल्यू हमको डायरेक्ट तो नहीं मिल रही है, लेकिन I2 X02 का अगर हम परपेंडिकुलर ले लें, मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लें, तो हमें AF मिल जाएगा, और उसमें से अगर हम DF की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, AD की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें एक्चुअली में AD चाहिए। तो आप देखिए क्या है, ये I2 X02 है, और ये एंगल आपका होगा 90 माइनस थीटा, जैसा कि यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो इसका आप वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हो तो वो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया I2 X02 कॉस थीटा। लेकिन हमको उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, DF सब्ट्रैक्ट करना है। DF का मतलब ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा अगर हम देखें तो I2 R02 का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट लोगे तो आएगा I2 R02 साइन थीटा। तो इसलिए यहाँ पे I2 R02 साइन थीटा का होल स्क्वायर किया गया है। तो ये पहला टर्म हो गया, AD की वैल्यू मिल गई। हमने क्या किया, AF निकाला, उसमें से DF घटा दिया, तो हमें AD की वैल्यू मिल गई है। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए पूरा O से लेकर D तक। तो O से लेकर D तक कई पार्ट में है, अगर आप देखें तो O से B है, O से B के बीच की वैल्यू कितनी हो गई है, V2 हो गई है, तो V2 लिख दिया गया है। फिर हम B और C इतना हिस्सा निकालेंगे, क्योंकि I2 R02 की वैल्यू हम उसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा है I2 R02 कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसलिए इसका कॉस थीटा लेंगे तो ये हमें मिल गई है।
फिर इसके बाद यहाँ इस पॉइंट से लेके, यानी कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू हमें क्या मिलेगा, इस I2 x02 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये एंगल हमको पता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो वो साइन थीटा हो जाएगा, तो उसका होल स्क्वायर, तो इन तीनों को ऐड करके होल स्क्वायर कर दिया गया है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो क्या हो रहा है, I2 x02 कॉस थीटा माइनस I2 r02 साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए तो ये इन दोनों का समेशन है, I2 r02 कॉस थीटा प्लस I2 x02 साइन थीटा का समेशन है, और उसका होल स्क्वायर, उसमें V2 की वैल्यू ऐड भी हुई है, और नॉर्मली V2 की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी होती है, 220 200, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है घरों में जो वोल्टेजेस मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यानी कि यहाँ जो V2 होगा वो इस टर्म से तो काफ़ी बड़ा होगा, और यहाँ पर ये टर्म जो है सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और उसका स्क्वायर किया जा रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है वो वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इस पूरे टर्म को अप्रॉक्सीमेशन लिया जाता है और नेगलेक्ट कर दिया जाता है इसके रिस्पेक्ट में। तो इसलिए अगले स्टेप में आपको E2 की वैल्यू स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, E2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा तो कट जाएगा, और आपको मिल जाएगा E2 इज इक्वल टू V2 माइनस I2 r02 कॉस थीटा प्लस I2 x02 साइन थीटा। तो यहाँ से E2 माइनस V2 निकालोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है, और डिवाइडेड बाय V2 कर दोगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन। ऊपर फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, जब परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका था लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। लेकिन अगर लीडिंग पावर फैक्टर की बात करेंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा, जो ये करंट आपका लैग कर रही थी वही ये बस करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीड करने लगेगा। तो यहाँ पे दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा थीटा। तो अभी क्या होगा, जो भी एंगल है थीटा वो माइनस थीटा से रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो आप रिप्लेस करके देख लीजिए, तो यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा इस कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इस माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा। तो फ़र्क क्या पड़ गया, यहाँ पे जो प्लस था वो क्या हो गया, माइनस हो गया। और वैसे भी R02 X02 हमें पता है पहले से ही कि रेफर टू प्राइमरी साइड होता है रेजिस्टेंस, और X02 रेफर टू सेकेंडरी साइड होता है रिएक्टेंस। तो इस तरीके से हमें वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा, I2 R02 cos थीटा प्लस माइनस I2 X02 साइन थीटा अपॉन V2। इसके बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करें, यानी कि इसको अलग अलग करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे V2 आ जाएगा, यहाँ नीचे V2 आ जाएगा, और ये जो टर्म है इस टर्म को RPU कहा जाता है। पर यूनिट में भी कुछ न्यूमेरिकल कभी कभी पर यूनिट में दे देता है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट अगर दिया है तो RPU बोलेंगे, और ऐसे ही इसको जो है रिएक्टेंस पर यूनिट अगर बोलेगा तो XPU बोलेंगे। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने रजिस्टिव पावर फैक्टर को नहीं कहा है, यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू अगर 1 हो जाए, यानी कि रजिस्टिव लोड हो जाए, तो उस केस में क्या होगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रख देना। तो जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखोगे, ऑटोमेटिकली आपको VR की वैल्यू मिल जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लस साइन हम हमेशा जो है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए लेंगे, और माइनस साइन जो है वो हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर के लिए लेंगे। यानी कि क्वेश्चन में जब भी दिया होगा कि लोड हमारा लीडिंग है या लैगिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हमारा कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की बात होती है, यानी कि हम अगर वोल्टेज रेगुलेशन को मैक्सिमाइज़ करना है तो उस केस में क्या करेंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास अभी डेराइव किया था, वो लिख लिया जाएगा। और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो हम ऑब्वियस सी बात है थीटा के रिस्पेक्ट में, फेज एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि कितना होगा, क्योंकि लोड जब हम चेंज करेंगे तो थीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो उस केस में अब यह है सोचना है कि हमें मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम लेने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन। तो अगर माइनस साइन लोगे तो वो सब्ट्रैक्ट होके कम हो जाएगा, मैक्सिमम करना है तो इसलिए हम प्लस साइन लेंगे। और प्लस साइन लेंगे तो प्लस साइन को लेते हुए हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और 0 रखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू X02 R0 डिवाइडेड बाई R02। अब यहाँ पर लैगिंग लोड लिखा गया है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने प्लस साइन लिया था, और प्लस साइन लैगिंग लोड में ही आता है, प्लस हमने ये वाला प्लस कंसिडर किया था यहाँ पे, तो इसलिए हमें मिलेगा ये जो आपको दिख रहा है। अब वैसे ही 0 वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी आप देखेंगे तो 0 वोल्टेज कब मिलेगा रेगुलेशन, जब हम माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन लेंगे और इसको 0 पुट करेंगे। जैसे 0 पुट करेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। और माइनस साइन के केस में हमारा क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि
मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस लोड में मिलेगा, तो आपको बताएंगे कि वो लैगिंग लोड होगा तभी पॉसिबल है, और अगर लीडिंग लोड है तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी हमें मिल सकता है। तो आप लोग इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। नोट्स ऑलरेडी हम लोगों ने भेजा हुआ है, आप उसे देखें। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सिंपली फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, और उसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।